प्यारे बच्चों, आज हम देख रहे हैं बीकॉम फर्स्ट का चैप्टर इश्यू ऑफ शेयर एंड फॉरफीचर एंड री इश्यू। कंप्लीट चैप्टर नेम है। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। इससे पहले के क्वेश्चन आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। इसमें दिया हुआ है मेगा कंपनी लिमिटेड की 60 लाख की अधिकृत पूंजी 100 रुपए वाले 60,000 इक्विटी अंशों में विभक्त थी। तो 60 लाख होता है, 60,000 इंटू 100 करने से 60 लाख होता है ना। आगे, जिसमें से 45,000 अंश जनता में अभिदान के लिए निर्मित किए गए। तो बच्चों देखो, हमारा सवाल इस संख्या पे चलेगा। ये तो ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल हो गई और ये हो गई इश्यूड शेयर कैपिटल। निर्गमन की शर्तों अनुसार 30 रुपए आवेदन पर, तो एप्लीकेशन 30 रुपए, 20 रुपए आवंटन पर यानी 20 रुपए अलॉटमेंट पे, 30 रुपए फर्स्ट कॉल पे, तो 30, 20, 50 और 30, 80। शेष द्वितीय व अंतिम मांग पर यानी कितने हो गए? 20 रुपए हो गए। सेकेंड एंड फाइनल कॉल जिसको हम बोल देते हैं। निम्नलिखित के अतिरिक्त सभी देय धनराशि प्राप्त हो गई थी। इन लोगों ने पैसे नहीं दिए। कौन कौन है देखो। फ्रॉम नेहा। अब इस बार इन्होंने नाम दे दिया कि किस व्यक्ति का है। नेहा होल्डिंग 90 शेयर्स ऑन विच अलॉटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड कॉल वर इन एरियर। तो इसने तो केवल एप्लीकेशन दिया, बाकी कुछ भी नहीं दिया। टीना, टीना के पास 60 शेयर थे। इसने फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल एरियर था, यानी इसने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दे दिया था, और बाकी क्या था? फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल। एंड स्नेहा, इसके पास 30 शेयर थे, इसने सेकंड कॉल नहीं दिया था। ठीक है, कोई दिक्कत थोड़ी है इस बात को समझने में। अब आगे क्या है वो देखो। संचालकों ने उपयुक्त अंशों का हरण कर लिया। तो इस बार इस सवाल में हम क्या चीज सीखने वाले हैं? फोरफीचर, अंशों का हरण कैसे होता है। इन्हें प्रिया को इस प्रकार से पुनर्निर्मित कर दिया गया, यानी इस बार हम एक और साथ में चीज सीखेंगे, री इश्यू। तो आज का जो सवाल है वो एक कंप्लीट क्वेश्चन जिसको हम बोलते हैं वो है, जिसमें हम इश्यू भी करेंगे, फोरफीचर भी करेंगे और री इश्यू भी करेंगे। बस इतना ही होता है, ये पूरा चैप्टर ही इतना ही है। तो तीनों चीजें एक साथ आ जाएंगी। नेहा के अंश जो है वो 90 रुपए प्रति अंश पर, टीना के अंश 70 रुपए प्रति अंश और स्नेहा के 50 रुपए प्रति अंश से उसने पुनर्निर्मित किए। देखो कितनी अच्छी बात है ना। 3 तरह के शेयर जब्त किए थे, तीनों को री इशू किया और तीनों की प्राइस भी अलग अलग है। अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो इसे। उपरोक्त व्यवहारों को दर्ज करने के लिए आवश्यक जनरल प्रविष्टि यह मानते हुए कीजिए कि प्रिया ने संपूर्ण देय राशि का भुगतान कर दिया है। और अपने को आंसर हमेशा जब भी री इश्यू का सवाल आएगा ना, तो कैपिटल रिजर्व का आंसर दिया हुआ होगा। तो ये 3,900 आता है। अभी कैसे आता है ये पूरा सवाल करेंगे तब आएगा। स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। एक बार आप क्वेश्चन को वापस पढ़ ले, मैं शॉर्ट में इस क्वेश्चन को अब लिखूंगा। प्यारे बच्चों, इसमें आप सबसे पहले शॉर्ट में क्वेश्चन लिखेंगे तो शेयर लिखे। तो शेयर 45,000, जो इश्यूड शेयर कैपिटल होती है केवल वही लिखा जाता है। तो 45,000 शेयर। एप्लीकेशन कितने रुपए है? 30 रुपए। अलॉटमेंट 20 रुपए। फर्स्ट कॉल 30 रुपए और सेकंड कॉल 20 रुपए। टोटल 100 रुपए शेयर हो गए। अब इसमें आपके पास 3 लोग थे। एक थी टीना कट्टी, दूसरी पहले नेहा है, तो मैंने नेहा का एन लिखा, फिर टीना का टी लिख देते हैं और फिर स्नेहा का एस। तो एक एक करके जो नेहा थी उसने एप्लीकेशन तो दिया था। हाँ, कितने शेयर थे इसके पास? तो 90 यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे। फिर टीना जो थी उसने क्या किया? एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दे दिया था, फर्स्ट और सेकंड कॉल नहीं दिया था। इसके पास शेयर कितने थे? तो इसने 60 शेयर पे ना फर्स्ट कॉल दिया ना सेकंड कॉल। और एक और थी, क्या नाम था? स्नेहा का एस। इसने क्या नहीं दिया था?
कितने रुपए का था, कितने शेयर थे? 30। समझ में आ गई ये बात? ये सारे एरियर है बकाया, समझ गए? और लिखने का तरीका भी समझ में आ गया। जिसने जितना नहीं दिया उसका उतना उसके सामने लिख दिया। अब इसकी ऐसे टोटल भी लगा लेते हैं। ये तो 90 ही हो गया, ये दोनों जुड़ जाएंगे, ये तीनों जुड़ जाएंगे। क्योंकि अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बताओ बच्चों अलॉटमेंट कितने पे नहीं मिला, तो आप कहेंगे सर 90। मैं पूछूंगा फर्स्ट कॉल टोटल कितने पे नहीं मिला, तो आप कहेंगे सर 150 पे। 90 और 60, 150 पे नहीं मिला। फिर उसके बाद में सेकंड कॉल कितने पे नहीं मिला, तो आप कहेंगे सर 90 प्लस 60 प्लस 30, यानी 180 शेयर पे हमें सेकंड कॉल नहीं मिला। अच्छा मैं पूछूंगा 180 किस किस के थे, तो आप कहेंगे सर टीना के 90 थे, मीन नेहा के 90, टीना के 60 और स्नेहा के 30। समझ में आ गया सवाल क्या है? सबसे पहला काम ये होता है। अब आप री इश्यू लिखो, सवाल में दिया था। तो री इश्यू में 90 शेयर जो टीना के थे, सॉरी नेहा के, उसको कितने में इश्यू किया? री इश्यू प्राइस कितने में किया बच्चों बताओ? 90 रुपए शेयर। ये शेयर है। नेहा के बाद में टीना 60 शेयर थे 70 रुपए में, और स्नेहा के 30 शेयर थे जिन्हें 50 रुपए में। ये री इश्यू का भी हमने शॉर्ट में लिख लिया है। तो सवाल को हम ऐसे लिख लेते हैं तो हमारे दिमाग में क्वेश्चन छप जाना चाहिए कि ऐसा ऐसा है। छप गया, सेट। अब अपने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आसान है, घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहली एंट्री लिखिए नंबर 1, बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और 45,000 इंटू एप्लीकेशन का रुपए है 30, तो गुणा कर देंगे 13,50,000। इधर भी लिख देंगे 13,00,000। कोई दिक्कत बेटा? एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। एप्लीकेशन में तो कोई पंगा ही नहीं है, सीधी सीधी दो एंट्रियां लिखनी है, कुछ नहीं। नंबर 2, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। सेम अमाउंट से आ जाएगी 13,50,000। तो जितना पैसा मिला उसको हमने कहाँ ट्रांसफर कर दिया? कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। यहाँ पे लिखेंगे ट्रांसफर्ड। हो गई दो एंट्रियां, एप्लीकेशन समाप्त। एप्लीकेशन का काम यहाँ पे समाप्त हुआ। दो एंट्री हर एक चीज की होती है मिनिमम, तो दो एंट्रियां हो गई, एप्लीकेशन समाप्त। अब आता है अलॉटमेंट। अलॉटमेंट 20 रुपए है। इसमें अपने को नेहा के 90 शेयर का ध्यान रखना है बस, और कुछ नहीं करना। तो एंट्री लिखें पहले नंबर 3, अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री। तो लिखेंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ये सबसे आसान एंट्री होती है क्योंकि सीधी सीधी अमाउंट लिखनी होती है। तो 45,000 इंटू 20 कितना होता है? 9 लाख रुपए हमने ड्यू कर दिए हैं। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों? नरेशन भी ड्यू लिख दो। इसका मतलब हमने अलॉटमेंट कॉल कर लिया है, पैसे मांग लिए हैं। कॉल का मतलब मांगना होता है। अब रिसीव्ड, तो रिसीव्ड की एंट्री होती है बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट।
अब जैसे ही बैंक की बात आती है पैसे की तो मुझे टीना याद आती है, नेहा। नेहा के कितने शेयर थे, तो यहाँ पे लिखो एरियर 90 शेयर थे, 20 रुपए से हमने अलॉटमेंट मांगा जो उसने दिया नहीं, तो इसने कितने रुपए नहीं दिए, 1800 रुपए बकाया। सही लिखा मैंने? तो हमने मांगे थे टोटल 9 लाख, सही है। इस 9 लाख में से केवल एकमात्र नेहा जो थी उसने 1800 रुपए नहीं दिए, बाकी तो मिला है। तो 9 लाख में से 1800 घटा दो, 8,98,200। समझ में आ रहा है बच्चों? 8,98,200। और इसका एक और तरीका है, आप कहो कि सर 45,000 शेयर थे ना, जिसमें से 90 अंशों का प्राप्त नहीं हुआ, यानी 44,910 शेयर का पैसा मिला और 20 रुपए से मिला। गुणा करके देखो आता है, सेम आता है। दोनों तरीके से कर लिया, समझ में आता है? चलो, तो इस प्रकार ये भी समाप्त हो गया, अलॉटमेंट की 2 एंट्रियां समाप्त। अब फर्स्ट कॉल, सही है। आगे बढ़ूं तो फर्स्ट कॉल की 5वीं एंट्री लिखो, ड्यू की। तो ड्यू में लिखेंगे इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ड्यू की एंट्री में कैपिटल सीआर होता है, ये याद रख लिया करो। और अमाउंट में भी कोई पंगा नहीं होता कभी भी। 45,000 शेयर हैं और 30 रुपए आप कहते हो, तो कितना हो जाएगा, 13,50,000 रुपए आपने कॉल कर लिए हैं, मांग लिए हैं। ड्यू करने का मतलब मांगना होता है। हो गया बच्चों? नरेशन में भी ड्यू ही लिखना है, और आप चाहते हो लंबा लिखें तो आप लिख देना इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल ड्यू। छठा पॉइंट, रिसीव्ड। तो रिसीव्ड की एंट्री पहले लिख दिया करो बच्चों, अमाउंट आती रहेगी बाद में। रिसीव्ड जब भी शब्द आएगा तो बैंक आएगा, तो बैंक अकाउंट दिया टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। और जैसे ही पैसे प्राप्त होने की बात होगी, मुझे नेहा के 90 शेयर याद आएंगे 30 रुपए से, और एक और थी टीना, है ना, टीना, उसके 60 शेयर थे 30 रुपए से। तो इसके तो 9 या 27 यानी 2700, और इसका 36 1800। टोटल कितना हुआ इसका, 4500 रुपए बकाया एरियर। सही है। ये नहीं मिले तो मिले कितने, तो आसान है। 13,50,000 मांगे थे, उसमें से 4500 घटा दो, तो 13,45,500। सही चल रहा है। इस प्रकार से हमारा फर्स्ट कॉल भी समाप्त हो गया। अब सेकंड कॉल। तो सेकंड कॉल के लिए 7वीं एंट्री पहले ड्यू की, इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डीआर। आप अगर सेकंड एंड फाइनल नहीं लिखते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, सेकंड कॉल लिख के भी काम चला सकते हैं। टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ड्यू वाली एंट्री कैपिटल से पहचानी जाती है और रिसीव्ड की एंट्री बैंक से पहचानी जाती है। कितना ड्यू करा, 45,000 रुपए थे, 20 रुपए से आप मांगना चाहते हो, तो 9 लाख रुपए डेबिट में और 9 लाख रुपए क्रेडिट में, और नरेशन हो जाएगा ड्यू। अब 8वां रिसीव्ड की एंट्री।
तो रिसीव्ड में आपके बैंक अकाउंट DR, टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। अब जैसे ही पैसे की बात आई, मुझे इस बार नेहा के 90 शेयर, टीना के 60 शेयर और अब स्नेहा के 30 शेयर, इन्होंने तीनों ने पैसे नहीं दिए। तो इसके कितने रुपए हुए? 20 रुपए से, 20 रुपए से और 20 रुपए। तो आता है 9 दूनी 1800, 1200, टोटल एरियर हो जाता है 3600 बकाया। तो जैसे ही मैंने बकाया निकाला तो मिला कितना? मांगा था 9,36,000 रुपए, नहीं आए तो आया कितना? 8,96,400, 8,96,400। इसमें से ये बकाया घटा दिया तो ये अमाउंट आ गया। आसान है। ये 8 एंट्री यदि आप सवाल में करते हो तो आपको 50% सवाल पूरा हो जाता है। यानी अगर ये 20 नंबर का सवाल है तो 10 नंबर तो यहां तक के पक्के हो गए। अब आता है आपके 9 नंबर एंट्री, फोरफिटेड। सारे अंश एक साथ ही जब्त कर लिए गए थे, ऐसा प्रश्न में लिखा है। और सारे जब्त भी उन्होंने जब किए उस समय फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल सब मांगे जा चुके थे, उसके बाद में ही जब्त किया है। तो जब्त की एंट्री में सबसे पहले लिखें इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। हो गया बच्चों? अब उसके बाद में लिखेंगे टू। यहां पे जो मैं लिखने वाला हूं वो है बकाया। क्या क्या बकाया था वो लिखूंगा। तो टू, आप कहेंगे सर अलॉटमेंट, टू फर्स्ट कॉल और टू सेकंड कॉल। सर ये बकाया थे, हमने लिखे हुए हैं इसलिए डरने की जरूरत ही नहीं है। अलॉटमेंट की टोटल अमाउंट कितनी थी वो बताओ? एक ही तो था, कितना? अमाउंट कितनी थी? तो बच्चों अलॉटमेंट का बकाया है 1800, सवाल में आपने ऊपर लिखा हुआ है, उसको जरूर देख लेना। फर्स्ट कॉल का टोटल कितना है बकाया, देख के बताएं जल्दी से। हाँ, 4,500। और सेकंड कॉल का, ये बकाया है ना, ये देखो मैंने लिखा है बकाया, लिखना है। फिर लिखेंगे टू शेयर फोरफिटेड और ब्रैकेट में लिख दो बैलेंसिंग फिगर। तो ये तो बैलेंसिंग फिगर, ऊपर क्या लिखें ये ध्यान से समझो बच्चों, स्टार पॉइंट है ये होता है कि शेयर में जितने पैसे आप मांग चुके हो उससे गुणा करो। तो पहले तो इन शेयर की संख्या कितनी है जो आपने जब्त किए। तो आप कहेंगे सर 90 एक है, 60 एक है और 30 एक है। 90, 60 और 30 टोटल 180। तो 180 अंश ही तो जब्त करोगे। नेहा, टीना और स्नेहा के 180 शेयर, इन पे कितने रुपए आप मांग चुके हो? तो आप कहेंगे सर हमने तो सारा पैसा मांग लिया। एप्लीकेशन के 30 रुपए, अलॉटमेंट के 20 रुपए, फर्स्ट कॉल के 30 रुपए और सेकंड कॉल के 20 रुपए। तो मैंने कहा, यही तो कहा था कि भाई टोटल कितना मांग लिया उससे गुणा कर दो। तो कितना हो जाता है? 18,000। टोटल हमने इन लोगों से 18,000 रुपए मांगे, जिसमें से बकाया है ये सारे। तो मिले कितने वो बैलेंसिंग फिगर से आ जाएगा 8,100 रुपए। ये बैलेंसिंग फिगर से आपका आ जाएगा। और ये शेयर फॉरफिटेड का पार्ट हो गया। और नरेशन लिख दो, शेयर फॉरफिटेड
कोई दिक्कत प्यारे बच्चों? किस किस को समझ में आई हाथों पे करें। कभी भूलोगे तो नहीं? अब मान लो अगर इस प्रश्न में ये होता कि फर्स्ट कॉल के बाद में ही फोरफिट कर लेता, तो यहां पे 100 से गुणा नहीं करते ऊपर, हम उसमें फर्स्ट कॉल के बाद में करता तो सेकंड कॉल वाले 20 छोड़ दो, 80 रुपए मांग लिए। तो यहां पे याद रखना है, इस पे मैं है ना एक एरो लगाता हूं, देखो जितना अमाउंट मांगा गया है उससे गुणा की जाती है। तो अभी 100 रुपए पूरे मांग ले तो 100 से गुणा करो, अगर 80 मांगे होते तो 80 से गुणा करें, मतलब जब्त तो आप कभी भी कर सकते हो ना, तो इसलिए ये संख्या बदलती है, बाकी और कोई बदलाव नहीं होगा। कोई दिक्कत नहीं है? ये आपका फोरफिटेड आ गया, एक एंट्री में फोरफिचर होता है। और अब एक एंट्री और लिखे री इश्यू की। नेक्स्ट कितना नंबर एंट्री है? 10 नंबर, री इश्यू। फिर बच्चों री इश्यू, तो री इश्यू के बारे में एक बात जो हमें समझनी है वो ये है कि जब भी हम री इश्यू करें तो उसके हम हर री इश्यू की अलग अलग एंट्री कर सकते हैं, और हम चाहें तो एक ही एंट्री में सारे री इश्यू कर सकते हैं। जैसा कि इस प्रश्न में 3 लोगों के शेयर थे तो 3 जनरल एंट्री कर सकते हैं री इश्यू की, और हम चाहें तो एक कर सकते हैं। तो हमारे लिए सुविधाजनक ये रहता है कि यदि सारे शेयर री इश्यू कर दिए गए हैं तो एक ही जनरल एंट्री से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इस प्रश्न में सारे जो शेयर थे, तीनों के ही शेयर जो थे वो क्या कर दिए गए थे? री इश्यू कर दिए। तो सिंगल एंट्री से हम करेंगे। सबसे पहले जनरल एंट्री लिखते हैं, तो लिखिए जनरल एंट्री। री इश्यू की एंट्री में हमेशा याद रखें सबसे पहले बैंक आएगा, बैंक अकाउंट डी आर। दूसरा, डिस्काउंट के लिए शब्द लिखा जाता है शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, डी आर, सही है। और टू, इक्विटी शेयर कैपिटल, ये इसकी एंट्री हो गई अकाउंट। इक्विटी शेयर कैपिटल सबसे आसान होता है। कितने शेयर इश्यू कर रहे हो आप री इश्यू? तो आप कहेंगे सर एक तो 90, एक आपके 60 और एक आपके 30, टोटल 180 शेयर आप क्या कर रहे हो? री इश्यू कर रहे हो। तो 180 और शेयर है कितने का? 100 रुपए का। तो कैपिटल में तो हमेशा यही आएगा, कितना होता है? 18,000। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों? आसान है। अब आता है कि सर बैंक, तो ये देखो ये यहाँ पे अपने इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा बैंक को, तो इस पे मैं स्टार लगा देता हूँ। तो यहाँ लिखो बैंक कैसे आएगा। बैंक में क्या किया इसने, नेहा, टीना और स्नेहा, इनके जो शेयर थे 90 रुपए, 90 शेयर जो थे वो कितने रुपए से इशू किए? 90 से। तो 90 इंटू 90 कितना होता है? 8,100। इसको 10 रुपए डिस्काउंट दे दिया ना। 90, ये यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ शेयर और यहाँ पे लिख रहा हूँ प्राइस, तो 90 रुपए में दिया, 10 रुपए का डिस्काउंट मिल गया इसको। उसके अंदर टीना के 60 शेयर थे, उसको कितने में इशू किया? 70। तो कितना हो गया? 7 इंटू 6, 6 7 42, 4,200। इसको 30 रुपए का डिस्काउंट हो गया। उसके बाद में इसका 30 शेयर थे स्नेहा के, 50 रुपए में दिए, कितना? 15। तो टोटल पैसा आया कितना? 13,800। ये आपके बैंक, मैंने कहा था ना निकालेंगे, तो ऑब्वियस क्यों, गलत तो नहीं किया कुछ भी ना। हमने क्यों गुणा करी? हमने कहा 90 शेयर 90 रुपए से, 60 शेयर 70 रुपए से और 30 शेयर 50 रुपए से प्रिया को री इशू कर दिए गए। तो पैसा तो जो री इशू किया उतना ही आएगा। तो बैंक आ गया 13,000, लिखेंगे यहाँ पे 13,800। ठीक है।
और जो शेयर फोरफिटेड है वहां पे आप ब्रैकेट में लिख दो BF। अंतर से 18,000 की चीज हमने 13,800 में दे दी, तो डिस्काउंट कितना हो गया? 4,200। बस ये इतना ही है रीइश्यू। आसान है बच्चों। अब लास्ट एंट्री एक और होती है, जब सारे शेयर रीइश्यू कर दिए तो 11वीं एंट्री आपकी हो जाएगी बैलेंस ऑफ शेयर फोरफिटेड ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। ये एंट्री अपने को लास्ट में करनी होती है और इसमें कोई ज्यादा पंगा नहीं है। फोरफिटेड में एक टी होता है ना, मैं दो लगा रहा हूँ। फोरफिटेड यहाँ पे भी एक ही है। हाँ, अब आप देखो हमारी यहां पे शेयर फोरफिटेड CR कितना बैलेंस है? 8,100। और यहां पे हमने अभी DR किया है, देखो ये रहा है ना, DR किया कितना? 4,200। तो घटाने पर कितना आता है? तो बैलेंस लिखेंगे 8,100 माइनस 4,200, तो पीछे कितना बचा? 3,900। ये जो 3,900 बैलेंस बच गया ना, इसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने की जर्नल एंट्री करेंगे। तो लिखें शेयर फोरफिटेड अकाउंट DR टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 3,900, इधर भी 3,900। ये आपका आंसर भी दिया हुआ था, इसे ट्रांसफर्ड हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। अब नोट ये याद रखने की बात है कि हमेशा ये बात याद रखो, कैपिटल रिजर्व में शेयर फोरफिटेड का केवल वो हिस्सा ही ट्रांसफर करा जाएगा जो री इश्यू हुआ है। क्योंकि इस प्रश्न में सारा का सारा री इश्यू कर दिया है, ये ना सारे शेयर री इश्यू कर दिए। तो जब सारे शेयर री इश्यू कर दिए तो सारा का सारा फोरफिटेड का बैलेंस हमने किस में ट्रांसफर कर दिया? कैपिटल रिजर्व में। लेकिन मान लो फॉर एग्जांपल एक बात करें कि सर अगर ये आधा ट्रांसफर किया होता, मतलब आधे शेयर ही री इश्यू किए हुए होते, तो फोरफिटेड का भी उसी अनुपात से केवल कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते। समझ में आती है ये बात? तो वो अनुपात कैसे आता है वो जब हम आगे सवाल करेंगे तो आपको वो अच्छे तरीके से समझ में आएगा। पर यहां पे एक पॉइंट नोटिंग में रखेंगे कि अभी हमने सारा किया है, लेकिन अगर शेयर सारे री इश्यू नहीं करता है तो दो चीजें बचती हैं। अभी तो हमने शेयर फोरफिटेड को समाप्त ही कर दिया ना समाप्त, सारा का सारा किसमें डाल दिया? कैपिटल रिजर्व में। लेकिन अगर सारे शेयर इश्यू नहीं किए जाते तो शेयर फोरफिटेड भी रहता है और कैपिटल रिजर्व भी होता है। जो री इश्यू नहीं किया वो तो शेयर फोरफिटेड हो जाएगा, और जो री इश्यू करा वो कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। ये दो हिस्से होंगे, आगामी सवालों में हम ये भी सीखेंगे। आज के सवाल में कोई दिक्कत नहीं हो? समझ में आया? इंपॉर्टेंट मार्क कर चुके हो आप इस सवाल को। आज की क्लास यही समाप्त करते हैं।